वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ये ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल के बेसिस पे, यानी कि ये जो कंपनी होगी वो जो होगा ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल के एक्टिविटीज पे। ठीक है, तो उसमें दो कंपनियां आती है, पहला होल्डिंग कंपनी और दूसरा सब्सिडरी कंपनी। तो क्या कहता है होल्डिंग कंपनी और क्या कहता है सब्सिडरी कंपनी, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 46 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से a holding company is a company which hold more than one half of the total share capital of another company and or has power to appoint or removal all or a majority of directors of another company। तो क्या बोला गया है कि होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो भी किसी कंपनी का आधा या उससे ज्यादा शेयर्स अपने नाम करवा लेता है और इसके पास एक अनदर पावर होता है जो कि उस कंपनी के सारे मेंबर्स को निकाल भी सकता है, रख भी सकता है, यानी कि उनके डिसाइडेशन करने का इसके पास पावर आ जाता है। दूसरा बात करते हैं सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी कौन सी होती है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 87 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से a subsidiary company is just an opposite of holding company. It is a company which is controlled by holding company. Such as control is possible because of the holding company purchase more than one half of the shares capital of subsidiary company or has power to appoint or removal all और अ मेजोरिटी ऑफ इट्स डायरेक्टर। तो क्या बोला गया, होल्डिंग कंपनी क्या था? किसी कंपनी का जो है इसने आधा से ज्यादा शेयर्स परचेस करके रखा था और उसको कंट्रोल कर रहा था। अब जिस कंपनी को ये कंट्रोल कर रहा था वो कंपनी ही कहलाएगी सब्सिडरी कंपनी, क्योंकि इसके अंदर जो होल्डिंग कंपनी होती है जो वो कंपनी किसी अनदर कंपनी को पूरा कंट्रोल कर रहा है और उसको उसके अंदर जो डिसीजंस वगैरह है, किसी को रखना है, किसको निकालना है, कंपनी के जो डायरेक्टर्स है उनके बारे में क्या डिसीजन देना है, ये सब कंट्रोल करने वाला सिर्फ और सिर्फ जो होल्डिंग कंपनी है। तो होल्डिंग कंपनी जिस कंपनी को कंट्रोल करेगी उसे ही कहेंगे हम सब्सिडरी कंपनी, इसीलिए इसको अपोजिट कहा गया है होल्डिंग कंपनी का। अगला बात करते हैं ये अदर टाइप्स। अब अदर टाइप्स में क्या दिया गया है? पहला देता है गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी के हिसाब से देखो सेक्शन 245 में गवर्नमेंट कंपनी के बारे में बोला है कि गवर्नमेंट कंपनी मींस एनी कंपनी विच इज नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड ऑफ शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय। तो क्या बोला गया है कि गवर्नमेंट कंपनी उसी को बोलेंगे जहां पे कम से कम 51% का शेयर जो है ये लोग हेल्ड करे। कौन कौन? जो नाम दिया गया नीचे, यानी कि पहला सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट 51% शेयर परचेस कर ले गवर्नमेंट कंपनी का, या तो स्टेट गवर्नमेंट परचेस कर ले उस गवर्नमेंट कंपनी का, तब वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगा। कम से कम 51%, उससे कम नहीं होना चाहिए। या फिर पार्शली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और पार्शली वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, वन और मोर का मतलब एक है, एक से ज्यादा लोग। ठीक है, या तो आधा सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदे या आधा जो होगा स्टेट गवर्नमेंट, या स्टेट गवर्नमेंट 1 2 3 मिलकर एक साथ, तो इस तरीके का भी हो सकता है। उसके बाद दिया है सब्सिडरी कंपनी। क्या बोला गया है कि यहाँ पे जो है नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट वो बोला गया। और चौथा जो पॉइंट है सब्सिडरी कंपनी के बारे में बोल रहे हैं, सब्सिडरी कंपनी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी में भी अ प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। इट इज इन फैक्ट इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये जो कंपनी होती है गवर्नमेंट कंपनी या तो प्राइवेट में भी हो सकती है या पब्लिक में भी हो सकती है। बस फर्क इतना होगा कि उनका जो रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेटेड है अंडर कंपनीज एक्ट 2013 उसके हिसाब से ये कौन सी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है उस पर डिपेंड है। जैसे कि हिंदुस्तान, एग्जांपल दे हिंदुस्तान मशीन टूल लिमिटेड दिया है, HMTL, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, कोल इंडिया ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये सब जो है हमारे इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से सब्सिडरी कंपनी है और ये जो है कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से रजिस्टर्ड है। आगे बात करते हैं फॉरेन कंपनी। सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से दिया है कि फॉरेन कंपनी मींस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। ठीक है, तो ये क्या बोला गया है कि ये फॉरेन कंपनी वो कंपनी होती है जो अपना रजिस्ट्रेशन
बाहर किया है, इंडिया से बाहर किया है, लेकिन उनका जो बिजनेस है वो भारत में चल रहा है, उसे हम कहेंगे फॉरेन कंपनी। अब तीसरा है डोमिनेंट कंपनी। डोमिनेंट कंपनी एज द कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर सेक्शन 455 में क्या बोला गया है, इफ अ कंपनी इज रजिस्टर्ड फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट और हैज not made any significant account transaction in last 2 years or has not filed financial submission or annual return in last 2 years after making applications under section 455 it is called as डोमिनेंट कंपनी। तो क्या बोला गया कि कोई कंपनी जो आया है अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट को लेकर, लेकिन इस कंपनी ने लगभग लास्ट 2 ईयर्स से कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं किया है, किसी भी तरीके का फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्होंने सबमिट नहीं किया है, और वो जो काम कर रहे हैं अंडर सेक्शन 45 के हिसाब से काम कर रहे हैं, कंपनीज एक्ट के अंडर सेक्शन 455 के हिसाब से, तो वैसे कंपनी को कहेंगे डोमिनेंट कंपनी। उसके बाद बात करते हैं लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 52 में दिया गया है कि क्या होता है लिस्टेड कंपनी। देखो, लिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। अब देखो, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज का मतलब होता है बीएससी भी बोला जा सकता है, एनएससी भी बोला जा सकता है। तो जो भी स्टॉक एक्सचेंज है भारत के अंदर, वो स्टॉक एक्सचेंज के हिसाब से किसी भी कंपनी का अगर सिक्योरिटी रजिस्टर्ड है, लिस्टेड है या रिकॉग्नाइज है, उसी को बोलेंगे लिस्टेड कंपनी। तो इसके अंदर जो जनरली पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी आ सकता है, मे बी लिस्टेड कंपनी, और अनलिस्टेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी आ सकती है। The listed company will also have to follow SEBI guidelines and the provisions of the company। तो इनको जो है कंपलसरी सेबी को फॉलो करना पड़ेगा, जो भी उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन दिया है। सेबी का मतलब सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी का जो फुल फॉर्म है, इसका जो फुल फॉर्म है वो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि शेयर मार्केट को रूल्स एंड रेगुलेशन, या शेयर मार्केट में जो भी मेंबर्स है, जो भी शेयर्स परचेज सेलिंग कर रहे हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन देने का काम करता है सेबी, या गाइडेंस देने का काम करता है, गलत काम नहीं करवाता है। आगे बात करते हैं स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 85 के हिसाब से क्या बोला गया है स्मॉल कंपनी के बारे में, कि स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी। तो ये स्मॉल कंपनी को वो कंपनी बोला गया है जो पब्लिक कंपनी नहीं होती है। जैसे पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ बीज डज नॉट एक्सीड 50 lakhs और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो दो बातें कहता है कि इनका जो पेड अप कैपिटल होना चाहिए वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर जो कानून में बताया गया कानून के हिसाब से, एज मे बी प्रिस्क्राइब मतलब कानून के हिसाब से। टर्नओवर ऑफ विच एज पर द लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट 2 करोड़ और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो इसमें जो बोला गया है, जो उनका साल का जो प्रॉफिट एंड लॉस आता है, तो जो भी टर्नओवर होगा बिजनेसेस के, वो जो लास्ट प्रॉफिट हुआ है, जो लॉस हुआ है, उनमें जो भी प्रॉफिट और लॉस हुआ है पूरा मिला के उनका 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर उससे ज्यादा हुआ है तो कानून के हिसाब से किया जा सकता है। ठीक है। और प्राइवेट कंपनी, 1% कंपनी एंड कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी कैन बी स्मॉल कंपनी। तो इसमें प्राइवेट कंपनी भी आ सकता है, 1% कंपनी भी आ सकता है, जिसका 2 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर नहीं हुआ हो, या फिर उसमें पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा ना हो, तो उसे हम बोल सकते हैं स्मॉल कंपनी, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे 1% कंपनी हो, या कोई अदर कंपनी हो। लेकिन पब्लिक कंपनी नहीं होना चाहिए, पब्लिक कंपनी उससे ज्यादा ही होता है हमेशा, इसीलिए। उसके बाद करते हैं एसोसिएट कंपनी। अब एसोसिएट कंपनी जो है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बोला गया है कि एन एसोसिएट कंपनी इज वन over which another company exercise a significant degree of control which is less than the degree of control exercised over a subsidiary company। तो क्या बोला गया एसोसिएट कंपनी के बारे में, कि ये ऐसा कंपनी होता है जो जो जिस कंपनी के ऊपर इसका कंट्रोल जो है एक्सेसिव नहीं होता है, यानी कि उससे ज्यादा तो कंट्रोल होता है, कंट्रोल करता ही है, लेकिन एक्सेसिव कंट्रोल नहीं होता है। जैसे होल्डिंग कंपनी का एक्सेसिव कंट्रोल रहता था अपने सब्सिडियरी कंपनी में, तो होल्डिंग कंपनी से कम ही होता है इसके पास पावर, तो इसे एसोसिएट कंपनी कहेंगे। और होल्डिंग कंपनी होता तो फिर बात ही अलग होता, वो होल्डिंग में आ जाता, ज्यादा एक्सेसिव कंट्रोल होता था। देखो, associate company in relation to another company means a company in which that other company has a significant influence but
विच इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी। तो सिंपल बोला गया कि इनका इंफ्लुएंस होता है, कंट्रोल होता है, लेकिन एज कंपेयर टू होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी उतना इनका कंट्रोल नहीं होता है, तो उस कैटेगरी में ये लोग नहीं आते हैं। वैसे ही कोई हम एसोसिएट कंपनी कहते हैं। For the purpose of this clause, significant influence means control at least 20% of the total capital or business decision under an agreement। तो देखो यहाँ पे आपको परसेंटेज बताया है कि ये जो एसोसिएट कंपनी होती है उनका कंट्रोल कम से कम 20% तो होना ही चाहिए। मतलब जैसे अगर हम होल्डिंग आउट कंपनी की बात करते थे और सब्सिडरी, तो होल्डिंग आउट कंपनी 1.5 से ज्यादा शेयर्स परचेस करके रखता था, यानी कि कम से कम 50% या उससे ज्यादा परसेंटेज का शेयर्स परचेस करके रखता था सब्सिडरी कंपनी का, तब जाके वो कहलाता था होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी, राइट ना। लेकिन एसोसिएट कंपनी इसने किसी भी बिजनेस में अपना जो जगह बनाया है वो सिर्फ और सिर्फ 20% का जगह बनाया है, तो इसीलिए इसको जो है हम एसोसिएट कंपनी कहते हैं, होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी से अलग रखते हैं। ठीक है, तो वही बात बता रहा है। और लास्ट टॉपिक जो है वो कंपनीज नॉट फॉर प्रॉफिट। इसको मैंने कहा था ये जो है एनजीओ के हिसाब से, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी इसको कहते हैं, एनजीओ गवर्नमेंट का अंग के हिसाब से देखा जाता है। ये सर्विसेज के लिए होता है मेनली, ये जो होता है सर्विस प्रोवाइड की जाती है, हर वो बिजनेस को ये करना है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के तहत। तो दिया है अंडर सेक्शन 8 सच कंपनी आर रजिस्टर्ड। तो अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कि ऐसे कंपनी को रजिस्टर किया जा सकता है। ऐसे कंपनी ज्यादातर चैरिटेबल ट्रस्ट के अंडर में आते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक भी खत्म होता है। आप लोग होप सो आपको समझा होगा। आप लोग को कोई भी डाउट होगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, वहां पे आपको सारे प्रॉब्लम के आंसर्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, इसके साथ ही हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब मिलेंगे हम नए चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।